2024, etc. My lord, I am at serial number 1 and I have very brief submissions, not more than 15 But वो minutes. अभी कर रहे हैं बहस. How are you? After, if I am could be accommodate after my friends, so I'll be कल से वो कर रहे हैं. आफ्टर तो आने दें, उसके बाद बात. आज कंप्लीट करें तो उसके फौरन बाद आइए. जी जी. My lords, I was submitting before honorable member of this Mic bench, को please use करें. member of this bench, that despite provisions of Article 191, Clause 3, the Supreme Court still possesses and exercises the power of under Article 184, 185, 186 to support my contention and submission. I draw your lordship attention to Article 184, Clause 3, Proviso. Article 184, Clause 3, Proviso. My lord, I am not reading Clause 1, 2, 3 because we all know. So, Proviso is a new introduction to this article. So, I want to read that. Provided that the Supreme Court shall not make an order or give direction or make a declaration on its own or in the nature of suo motu exercise of jurisdiction beyond the contents of any application filed under this clause. So, my lords, by this proviso, a clog is being put or power of the Supreme Court under 184 Clause 3, which is commonly known as a suo motu power, is being reduced, that it can only pass an order of nature of suo motu or can make a declaration on its own regarding a matter which is pending and an application contains that content. Beyond that, the Supreme Court, sir, it doesn't say the bench. अगर आपकी बात मान ली जाए, आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट अलग है और बेंच अलग है, तो इससे तो ये जाहिर हो रहा है कि सो मोटो पावर बेंच के बरकरार है, हाई कोर्ट से ले लिए गए, सुप्रीम कोर्ट से ले लिए गए. अगर ये होता तो ये आर्टिकल 199 रिपीट करता हूँ, आर्टिकल 191 ए में होना चाहिए था, क्योंकि पावर्स तो बज़ाहिर प्राइमा फेशाई 184 की 191 ए में जा रही है. मैं रिफ्रेश करता हूँ. अगर आपकी बात मान ली जाए कि सुप्रीम कोर्ट और बेंच अलग अलग है, तो इस प्रोवाइजो में जो सो मोटो के पावर लिए गए वो सुप्रीम कोर्ट के लिए गए, बेंच के नहीं लिए जी. नहीं. और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि बेंच के पास अदरवाइज सारे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स हैं, बेंच के पास मैं वो भी नहीं मान रहा. मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट डिस्पाइट 191A द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स आर नॉट बार्ड इन 184 एंड 185, बावजूद इसके कि 191 है, कंप्लीट बार नहीं है. कुछ पावर्स दी गई हैं बेंच को, नए बेंच को, मगर सुप्रीम कोर्ट has not been denuded of its powers. मैं ये कर रहा हूँ, वरना ये प्रोवाइजो यहाँ होना ही नहीं चाहिए था. सो मोटो पावर अगर सुप्रीम कोर्ट के पास अगर है तो सुप्रीम कोर्ट है तो पावर है. अच्छा लेनेट काउंसिल, एक क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो चुकी है, 191A आ चुका है और उसके नीचे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बन गए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को डील करते हैं. And now you are saying कि there should be a full bench. तो क्या उसके लिए हमें प्री अमेंडमेंट एरा में जाना पड़ेगा? एंड फॉर दैट मैटर 26th अमेंडमेंट को हमें सस्पेंड करना पड़ेगा पहले. देखें, सुप्रीम कोर्ट कभी भी डिन्यूड नहीं हुई ऑफ इट्स इनहेरेंट पावर. अगर कोई इशू आ भी जाए, आप लोग मेरे से बेहतर जानते हैं, अगर आप डिसाइड करें कि फुल बेंच को रेफर करना है तो
चीफ जस्टिस के थ्रू कमेटी के पास जा 191A सकता है, को कैसे कमेटी के पार पास रेफर किया जा सकता है। उसको किस तरह बाईपास करेंगे 191A को? 19A has to be read with the whole constitution. मेरी गुजारिश ये कि बहुत सी जजमेंट्स में आपने फरमाया है कि कोई भी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड अलोन नहीं होती, इट हैज टू। उसमें तो बाइफरकेट कर दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स शैल बी हर्ड बाय द बावजूद कॉन्स्टिट्यूशनल इसके, मैं अभी बेंचेस। आपको बताऊंगा आगे जाके, बावजूद इसके यू आर स्टिल ए बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यू आर नॉट सेपरेट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। अभी मैं आपको 187 के हवाले से भी कोई बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी अगर हम ट्रीट करें कि ये। आप 184(3) को तो पढ़ रहे हैं, तो व्हाट वुड बी द हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन इफ यू विल रीड 184(3) with Article 191A sub Article 3? ठीक है? You mean to say that the power of the Supreme Court or the bench or the suo motu as provided under Article 184 are still intact? ठीक है? If you read this sub Article 3 with sub Article 3 of Article 191A, there is a clear restriction that no bench of the Supreme Court other than a constitutional bench shall exercise following jurisdiction vested in the Supreme Court, vested in the Supreme Court. वो जो 3 को आप पढ़ रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट, उसको लाके यहाँ पे उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया, वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट। एक बात फिर आप पढ़ेंगे इसका सब आर्टिकल सब क्लॉज बी, appellate jurisdiction of the Supreme Court under clause 3 of Article 185, where a judgment or order of the High Court involves constitutionality of any law or a substantial question of a law as to the interpretation of the Constitution, and original jurisdiction of the Supreme Court under Article 184 भी यहाँ ट्रांसफर हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को। तो जो आप बात कर रहे थे, द फ्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वर fully cognizant with this word Supreme Court. That is why they have mentioned in sub-article 3, no bench of the Supreme Court other than a constitutional bench shall exercise following jurisdiction vested in the Supreme Court. आपने जैसे शुरू किया, आपने माना कि 1843 की जुरिस्डिक्शन तो है वो, अब आप कह रहे हैं कि वो सारी यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी। किसने कहा आपको कि वो है? 1843 तो आप फरमा रहे ना कि वो आज भी इंडिपेंडेंट है, without prejudice to the Article 191A, the constitutional bench and existence of the constitutional bench is another thing, and this 184(3) is still there because the proviso has been added in that. इसीलिए मैं सर अर्ज कर रहा हूँ कि अगर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सारी ट्रांसफर करनी थी बिफोर द बेंच, तो वो प्रोवाइजो यहाँ क्यों नहीं प्रोवाइड किया? ड्राफ्ट्समैन के लिए क्या प्रॉब्लम थी? तो ये तो फिर एक इंटेंशन ऑफ द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इंटेंशन ज़ाहिर हो रही है by the way this expression and this proviso has been provided, and where it has been provided. It has been provided under Article 184(3). जी वो क्या प्रोविजो दोबारा पढ़ दीजिए आप। दोबारा पढ़ लेते हैं जी। Clause 3 के तहत we all know the Supreme Court has the power to pass order in nature of suo motu. The proviso says, provided that the Supreme Court shall not make an order or give direction or make a declaration on its own or in the nature of suo motu exercise of jurisdiction beyond the contents of any application filed under this clause. So by this proviso, exclusively, explicitly, power of suo motu is being curtailed or reduced. Okay. So when they provided this proviso in Article 184(3), at the same time, at the same juncture, they have already crafted Article 191A in the Constitution, and the entire jurisdiction of 184, including 184(3), has been transferred to the constitutional bench. Sir, please. अब Let इसीलिए me make myself clear. Sir, ये proviso जो है 26 amendment ने provide की है। बिल्कुल सही है। ठीक है, इसलिए ये यहाँ नहीं होनी चाहिए थी, ये 191 क्लास 3 के साथ होनी चाहिए। उन्होंने जब आगे लिख दिया वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट, वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट, यही में सब आर्टिकल 3 के अंदर 191A में
when they provided this wording, vested in the Supreme Court means whatever vested in the Supreme Court under Article 184(3), that has been transformed to Article 191A of the Constitution. Ski chale, for a second, it's an intellectual dialogue we are having. यहाँ रीजन क्या थी प्रोवाइड करने की? वहाँ क्या बार था? वहाँ क्या रुकावट थी? 191 क्लास 3 में क्या रुकावट थी? ये तो फिर अब उनसे पूछा जाएगा भाई, ये तो बात की बात है। बात ये है कि तो इस वक्त जो लिटरल इंटरप्रिटेशन इसकी है, मेरे हिसाब से जो टेंटेटिवली व्हाट आई एम हियरिंग यू, आप उसको बेस बना रहे हैं प्रोवाइजो को कि ये इधर है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन अनटच है। मैं तो आपको उसकी बात कर रहा हूँ कि वंस देयर आर टू प्रोविजन 184(3) एंड 191A that need to be harmonized for the purposes of literal interpretation and the intention of the constitutional framers. I have made my submission. I move forward. It's up to you to take it or not. But I have whatever I feel. I submit. That is the point. Then we will answer. No, sir. Thank you. I refer to PLD 1997 Supreme Court. Relevant at 7 to 8. पहला पेज बता दीजिए. Page, it starts from 700, sir. PFU General Insurance for this Federation. प्रीमियर इंश्योरेंस कंपनी. आप रेलेवेंट पेज कौन सा पढ़ जी रहे हैं? मैं रेलिवेंट पे आता हूँ, मुख्तसर करने के लिए 7 to 8 पे आ जाए सर. इसमें जो पैरा 18 है स्टेट पे, उस पे आ जाए. ये सर ब्रीफेस्ट कमेंट मैं पढ़ रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन फाइंडिंग जिसको भी आप कहें, ऑन माय पॉइंट of use of notwithstanding or its purpose and meaning. Now I read para 18, my lords, if you have got the book. Please पढ़िए. Arguments had been addressed by learned counsel for the appellants as well as by Sheikh Haider representing the department on the non-obstant clause in section 10(7) of the act as well as Section 26A of the ordinance. So this judgment was passed by my Lord Nasir Aslam Zahid, deceased. A non-absent clause is usually used in a provision to indicate that the provision should prevail despite anything to the contrary in the provision mentioned in such non-obstant clause. In case there is any inconsistency between the non-obstant clause and another provision, one of the objects of such a clause is to indicate that it is the non-obstant clause which would prevail over the other clauses. Now, my lords, the notwithstanding was used in 175A(3), 191 clause 6, but not in 3 of 191. Intention is very clear that the bar is not a complete, and Article 191A still has to be read with Article 176 and other relevant constitutions which relates to this part of the Constitution and particularly Part 1, Chapter 1 of Part 7 of the Constitution. नहीं, आप पहले इसमें पढ़ रहे थे ना 175, कहाँ पे आप पहले पढ़ रहे हैं? 175A में किस में? 175A सर देखें, 175A clause 2 reads,
how to appoint judges of the Supreme Court Yes. through the commission. सब आर्टिकल 3 में है नॉन और ऑब्स्टेंटिव. क्लास 3 कहती है कि notwithstanding contained in class 1 or class 2, the Chief Justice of Pakistan shall be nominated by the Special Parliamentary Committee. So because the Judicial Commission has been barred for the appointment of the Chief Justice, notwithstanding has been used. And this notwithstanding expression has not been used in class 3 of 191A. Otherwise, it was very simple. Now, my lord, on this point, there are two recent judgments. Supreme Court Bar Association, PLD 2004, Supreme Court 1, relevant is at page 22. The other book is Islamabad High Court Bar Association, PLD 2023, Supreme Court 729 at 755. Now, my lord, both these judgments. Last का page क्या है? ये है सर, पेज है 7 to 9 से स्टार्ट होती है, रेलिवेंट है 755. 755 रेलिवेंट है. मैं दोबारा पढ़ दूँ? नहीं ठीक होगी 729. Now, my lord, in these two judgments, as we know, मैंने पेज लिखवा दी, मैं पढ़ूंगा नहीं to save the time, मैं बता देता हूँ. As we know, sir, in Article 48(1) of the Constitution, the Prime Minister has been given power to advise the President, and President is bound to act on the advice of the Prime Minister. But Clause 2 of Article 4, it says that notwithstanding anything contained in Clause 1 of this article, President shall act in his discretion. जो वो मामले इसी तरह सर 58 में पावर दी गई है डिसोल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली की टू द प्राइम मिनिस्टर कि इफ द प्राइम मिनिस्टर एडवाइजेस द president shall dissolve the National Assembly, and if he does not dissolve after expiry of 48 hours, automatically National Assembly stands dissolved. Clause 2 में ये कहा गया, notwithstanding anything contained in Clause 1 of Article 58, President may dissolve the Assembly in his discretion when resolution of vote of no confidence has been passed against the Prime Minister, and in his opinion there is no other Muslim member who commands the confidence, so he can dissolve in his discretion. So मैं just mention ये कर रहा हूँ सर कि wherever bar or exclusion is meant, notwithstanding this has been used. I have given a chart wherever this word notwithstanding has been used. Probably मैंने आपको दी थी. In 32 articles of the Constitution, this expression has been used. Then, my lord, one young intellectual has written an article on this word, on this expression, notwithstanding, using material from our jurisdiction, Indian jurisdiction, American jurisdiction, just to explain what does it convey. Now, my lord, I proceed. Now, my lord, I submit that, as I said earlier, sir, that Article 176 and 119A, they have to be read together. To explain why I'm saying so, I am referring a judgment, PLD 1988, Supreme Court 645, relevant page 663. So, when this Federal Shariat Court and Federal Shariat Appellant Bench
or constituted 3A or 203A and आप कहाँ से पढ़ रहे हैं जरा बता दीजिए। मैं पढ़ूंगा सर 663 से पढ़ूंगा, अभी मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ। जी जी। ये फेडरल शरीयत कोड ये जब 80 में ये सारा सिस्टम आया तो ज़ाहिर है कि इस पे भी बहुत केस आया, बहुत बहस हुई, बहुत सी चीज़ें चैलेंज हुई, तो बहुत सी चीज़ें रिजॉल्व की गई बाय दिस कोर्ट। नो सर, हियर वाज अ पॉइंट रिगार्डिंग द शरीयत एपेलेंट बेंच 663 ये पैरा सर शुरू होता है 662 से, वहाँ से पढ़ लेते हैं सर, लंबा पैरा दिए। The only remaining contention raised by the learned Deputy Attorney General to the effect that when a legislature in its wisdom makes a certain exception with regard to right of opportunity of hearing, as in the provisions in dispute, the court has no power under Article 203D/203F to examine such wisdom or for that matter intention of the legislature is also without force. It is obvious that if the exception or for that matter its purpose runs counter to the injunctions of Islam as contained in the Holy Quran and the Sunnah, as already interpreted in the aforesaid case, the courts will be competent to take the necessary decision and declare it under Article 203D/20F of the Constitution. It may be mentioned here that as held in the case of BZK Kaus versus Federal Government of Pakistan and others, PLD 1982, SC 409, and Abdul Hamid versus the state, PLD 1983, SC 130, when the Shariat Appellate Bench of the Supreme Court determines matter brought before it under Article 203F, read with Article 203D of the Constitution, except for the relevant limitations contained in Chapter 3A of the Constitution, it continues to be the same Supreme Court as is visualized under Part 2, Chapter 1 of the Constitution. Part 7. In that context, it has the power under Article 1871 to issue such directions, orders, and decrees as may be necessary for doing complete justice in any case or matter pending before it, apart from other conditions, the expression complete justice in the context of jurisdiction of the court under Article 203F, read with 203D, would have to be in accord with the principles contained or derived from the Islamic provision. No, sir, they hold that despite the exclusive powers gazing to Federal Shariat Court, it is still part of the Supreme Court, and being the part of the Supreme Court, it can exercise power under Article 187 also to do the complete justice. No, sir, in Article 191 and in any other, let me complete, and any other article, Article 187 is not mentioned, whereas Article 187 is a helping hand. It covers the gaps to do the complete justice when this court has taken the cognizance. So, sir, if for a moment we think that this bench is not part of the Supreme Court, then Article 187, provision of Article 187 will not be available, and that will be great loss in the interest No, it is of the justice. available. Article 187, the powers of the Article 187 have not been given up. These powers can also exercise by the constitutional bench because these are the powers. So if we will hear any case or we are hearing any case and we think that there is a possibility and there is some need of complete justice, we can also exercise power under Article 187. Because 187 mentions power of the Supreme Court, not of any bench.
रिजवी सर भी तो यही बात- कॉन्स्टिट्यूशनल यही बेंच भी तो question सुप्रीम आपसे कोर्ट में बनी है ना। करने लगा था ना, जिसे आपने कहा कि मैं रिप्लाई करता हूँ। देखिए, ये पावर्स ऑफ द बेंच का क्वेश्चन नहीं है यहाँ जो आप अप्लाई कर रहे हैं कि वहाँ शरीयत एपलेट बेंच बना और 187 की रोशनी में उसको कंप्लीट पावर्स हैं ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब अप्लाई करें मौजूदा सूरत हाल पे, वी हैव जुरिस्डिक्शन। 191 doesn't mention 187 at all. नहीं, क्वेश्चन देखिए, सुन लीजिए। सुन लीजिए अब पहले। you say that the judges who are not part of the constitutional benches may be included in this bench by this bench which is a constitutional bench. ये क्वेश्चन है यहाँ कि how we can confer jurisdiction on the judges who are not part of this constitutional bench. Sir, because basically you are, as Sheikh Sahab said, wearing two hats. I will say you are holding two positions. You are holding first position under Article 176. You are a Supreme Court. And your second position which you are holding is Article 191A. Your position in 191 does not exclude your position in 176A. नहीं, अगर यही आप तो मैं सबमिट कर रहा हूँ 191A को पढ़ें, सर। Remain the अगर Supreme Court. 191A के ओपनिंग वर्ड्स ही आप पढ़ लीजिए तो ये कौन कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से हट के कोई चीज बन गई है? उसमें तो पहले ही वर्ड ये लिखा हुआ है, देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए तो सर इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। वी आर इसका नॉट मतलब ये भी है कि एक्सक्लूडेड सुप्रीम फ्रॉम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट एम्बिट। इसका मतलब ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बार्ड और द अदर बेंचेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर नॉट कंप्लीटली बार्ड टू यूज देयर पावर अंडर आर्टिकल 184। इसीलिए मैंने कहा था रेगुलर बेंच एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोथ आर टू ब्रांचेस ऑफ वन ट्री, टू ब्रांचेस ऑफ वन ट्री, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क को उन्होंने कर दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को एक जुरिस्डिक्शन दे दिया, रेगुलर बेंच को एक जुरिस्डिक्शन दे दिया। नोबडी सेइंग कि इट इज नॉट सुप्रीम कोर्ट, इट इज अबव द सुप्रीम कोर्ट और इट इज बिलो द सुप्रीम कोर्ट। दिस इज द सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 191A। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जनाब? सर कि जो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स हैं अंडर आर्टिकल 184 वो कंप्लीटली बार नहीं है। कंप्लीटली इसीलिए मैंने आपको प्रोवाइजो भी मेंशन किया, वो प्रोवाइजो भी ड्राफ्टमैन इधर रख सकता है। अब मैं बार बार ड्राफ्टमैन कहता हूँ, यहाँ किसी ने कहा आप ड्राफ्टमैन कहते हैं, लेजिस्लेचर क्यों नहीं कहते? तो मैंने कहा लेजिस्लेचर को तो बेचारी को पता ही नहीं है। रिजवी साहब, ड्राफ्टमैन ने ही सारा काम आप किया। देखें, जो आपकी बात मैं समझाऊं, आप ये बताने की कोशिश करें, शायद इफ आई एम रॉन्ग करेक्ट मी, कि पहले सुप्रीम कोर्ट होती थी, सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ बेंचेस होते थे, सबको इख्तियार था 184(3) का, या सुप्रीम कोर्ट कलेक्टिवली बैठ के या बेंचेस के जरिए। अब आप कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट ऐसे हुआ कि या तो सुप्रीम कोर्ट सारी बैठेगी तो सुप्रीम कोर्ट होगी, उनके पावर स्टिल इंटैक्ट है, और बेंचेस के पावर महदूद के, हर बेंच नहीं सुन सकेगा, मखसूस बेंचेस, अगर बेंच में सुना जाएगा तो मखसूस बेंचेस सुनेंगे, और अगर कलेक्टिव नहीं सुना जाएगा तो सारी सुप्रीम कोर्ट को स्टिल आप कहते हैं पावर मौजूद है, लेकिन शर्त यह है कि सब के सब बैठे। और मैं ये यही कह आप रहा कहना हूँ चाह रहे हैं। कि यहाँ जो एक्सक्लूसिव पावर है टू दिस ऑनर बेंच, वो लिस्ट दी हुई है क्लास 5 में। 3 शुड बी रेड विद क्लास 5 ऑफ आर्टिकल 191। ये जनरल केसेस में ये किया गया है कि ये केसेस इस किस्म के बेंच सुने, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि कंप्लीट बार है ऑन द सुप्रीम नहीं तो कोर्ट। देखें ना, सर फॉर आर्टिकल एग्जांपल 5 में भी बार आ मैंने गया। थोड़ी सी स्टडी की जी, थी बताइए। सर। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सिर्फ इंडिया में है, बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, और इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है लाइक अदर बेंचेस है, और वो चीफ जस्टिस उनको वहाँ, इसीलिए कोई इशू नहीं, मगर वहाँ भी जो केस और मैं आपसे कॉन्स्टिट्यूशनल एक बेंच और का अर्ज होता है, करूँ, मैं ऐसा नहीं सुने को ना, आपसे वहाँ और अर्ज चीफ करूँ, जस्टिस अगर आप मेरी तजवीज़ को माने। नहीं, पहले आप बात सुन लीजिए ना, आपने इंडिया का जिक्र किया तो आगे भी तो बात सुन लीजिए ना। वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है जी है, मगर वहाँ पे भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का केस है वो रेगुलर में नहीं जाता, जी ठीक है। तो फिर यहाँ भी यही हुआ है ना। इसलिए वो कंप्लीट बार नहीं है, चीफ जस्टिस की उसमें डिस्क्रिशन है कि वो बेंच वो बनाते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ कि अगर करना ही है तो वो सिस्टम यहाँ कर लें। मैं आपको एक और तजवीज़ देता हूँ सर, अगर आपके पास टाइम हो वहाँ तो ये वहाँ जो बेंच चीफ जस्टिस इसलिए बनाते हैं कि ही इज द मास्टर ऑफ रोस्टर, ठीक है। उनके जजमेंट्स में है कि चीफ जस्टिस हैज द प्राइमेसी,
ही इज द मास्टर ऑफ रोस्टर। मैं आपके सर- यहाँ लॉ बन गया, कमेटियां बन गई दो, अब वो जो काम चीफ जस्टिस साहब करते थे एज ए मास्टर ऑफ रोस्टर, नाउ इट इज बीइंग परफॉर्म बाय द कमेटी फॉर द रेगुलर बेंचेस एंड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस। बिल्कुल ठीक है। मैं सर जब मेन केस पे आऊँगा तो 224 के मैंने केस ला, मैंने अपनी उस बुक में भी लगाए हैं जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स वाले, कि उस साल के जितने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बने 5 से 9 तक जजेस, और क्या क्या केस उन्होंने फैसले किए। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात है, मैंने सर ये कई एंगल से पढ़ा है, ये इम्प्यून्ड जो अमेंडमेंट है, इसकी कई अमेंडमेंट से आप कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को निकाल के कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट समझ लें, और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के तौर पर बढ़े तो कई चीज़ें जो मैं यहाँ अर्ज कर रहा हूँ वैसे ये रेलिवेंट हो जाती हैं। तो ये बन तो रही थी कोर्ट। वैसे आप मशवरा अच्छा दे रहे हैं जी आप मशवरा दे रहे हैं मेरे ख्याल की कोर्ट के। हाँ जी, क्योंकि वो बन तो रही थी कोर्ट, बन गया बेंच, इसलिए कई देखिए आप अगर इसको देखिए कॉन्स्टिट्यूशनली देखें, अब बात चल रही है, जाहिर है बहस इतने ऐसे से हो रही है। 184 में सुप्रीम कोर्ट के पावर स्टिल इंटैक्ट, आप कॉल आपके कहना है, आप पढ़ लें 184 से शुरू से पढ़ लें, और 191 में बेंचेस को भी वही इख्तियार दिए हैं जो सुप्रीम कोर्ट के 184 में है। तो दो क्यों है? वरना तो ये चाहिए कि 184 में ही अमेंडमेंट कर दी जाती, यहाँ से सुप्रीम कोर्ट का नाम मैं निकाल पहले ही के जवाब दे सकता यहाँ पे बेंच का नाम मैं आना पहले ही चाहिए। अर्ज आप पढ़े कर सर चुका हूं, एक 184 कन्फ्यूजन कोर्ट की जगह क्योंकि बेंच डाल दिए गए, डाला नहीं गया, अलग से ऐड किया गया, चले दोनों मौजूद हमारे है, लिए तो दोनों ये है, मौजूद but है। the constitution today says, हम तो उसके पाबंद हैं, कोर्ट होती है जो भी होती, फिर उसको उस तनाजर में देखते हैं। आपकी बात ठीक है, बाहर जो पेपर न्यूज बाकी चीजें बहुत सारी, जी these are the facts, but what is in the book, I move we are bound forward. by that. No, sir, I refer to ELD 2005, Supreme Court, 873, relevant is 941. So before I read this para, 191 और 186 मैं पढ़ना चाहूँगा। कौन सा पेज पढ़ रहे हैं आप? ये सर मैं 941 से पढ़ूंगा, उससे 941 पहले मैं 186 पढ़ना चाहता हूँ। आर्टिकल 186, Article 186 of the Constitution says, if at any time, एक मिनट, 186 Article 186 sir, वो अलग से पढ़ Constitution का Article 186, advisory jurisdiction, if at any time the President considers that it is desirable to obtain the opinion of the Supreme Court on any question of law which he consider of public importance, he may refer the question to the Supreme Court for consideration. अब सर 191 AC पे आ जाएं। Clause 3C says, the Constitution Bench shall exercise rest advisory jurisdiction of the Supreme Court under Article 186. ठीक है, वो एडवाइजरी भी इधर दे दिया उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को। उसको वहाँ पे अब प्रेसिडेंट जो है सर वो रेफर करेगा टू द सुप्रीम कोर्ट, नॉट टू द बेंच। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो जैसे मैंने कहा ना कि हरिडली और फॉर रीजंस हुआ तो कई जगह पे कन्वेंशन। अब मैं इस कन्फ्यूजन को के हवाले से मैं आपको नहीं तो वो जब पेज भेजेंगे भी, 941 देखें ना, वो तो अगर चीफ जस्टिस को रेफरेंस भेजेंगे
तो चीफ जस्टिस ने देखना है ज्यूरिसडिक्शन, अगर इसका 191A में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को ही वेस्ट किया गया है तो उसने वहाँ भेज देना है, खत्म। तो और तो कुछ इसमें ऐसी बात नहीं लग तो रही। ऐसी बात है सर कि कैसे? चीफ जस्टिस मेरा पानी दे, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रेलिवेंट हो गया। इसलिए हो गया कि आज भी जो दो कमेटीज बनी है ना, एक सेक्शन 2 है, एक सेक्शन 2A है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की। जी जी। उसमें अगर कोई केस कमेटी में जाए और वो कमेटी हेड करते हैं चीफ जस्टिस सेक्शन 2A के अंदर, if chief justice or the committee members thinks that this is a matter that should be heard by the constitutional bench, they will simply refer the matter to the second committee constituted under section 2A of the practice and procedure act. Okay, then this committee will decide that this matter should be faced before a bench, and the bench will be constituted under section 2A of the practice and procedure act. एक्सेप्टेड सर। इसीलिए तो मैं कह रहा था कि इस बेंच, ऑनरेबल बेंच के लिए कोई इशू नहीं है अगर रेफर किया जाए फॉर द फुल कोर्ट प्रोसीजर है। यहाँ पर हमारे सबसे पूछा जा रहा था, हमें वे फॉरवर्ड बताया जाए, यही वे फॉरवर्ड जो आपने फरमाया। नहीं अब मैं सर 190 आपने तो कल अपने ओपनिंग आर्ग्यूमेंट में ये फरमा दिया था कि ये 24 के 24 जजों को सुनना चाहिए, तो ये तो आपका आर्ग्यूमेंट, वी हैव नोटेड दैट यू हैव आस्क्ड। मैं अभी भी यही कहता हूँ फुल कोर्ट कंप्राइजिंग 24 जजेस। और अकरम शेख साहब ने भी जब कंक्लूड किया था तो उन्होंने फरमाया कि जी इस झगड़े में पड़ने से अच्छा है कि आप पूरे 24 जजेस को सुन लें। ये उनका अपना एक क्लोजिंग स्टेटमेंट था। आप भी यही कह रहे हैं? मैंने भी यही कहा था, अभी भी कह रहा हूँ। अब मैं सर, now it is for the bench to decide कि whether under the domain and jurisdiction of Article 191A this constitutional bench has jurisdiction or not to constitute a bench for 24 judges, and includes those judges also who are not part of the constitutional bench, whether we have this domain or we should not encroach upon the jurisdiction of the Judicial Commission of Pakistan. What would be the effect of that? This is to be decided by us. conferring jurisdiction upon the judges who have no jurisdiction by the constitution. Or they are not the part of the constitutional bench. फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए, क्लैरिटी के लिए एक क्वेश्चन। जैसे सर आपने पहले एक क्वेश्चन आपने पहले खुद भी 186 आपने पढ़ा 191। आपने पहले भी फरमाया कि हम कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट हैं, तो इसलिए मैं कहता हूँ सर आप बेंच हैं सुप्रीम कोर्ट का, इसलिए आप एक सेकंड के लिए हटा दें कॉन्स्टिट्यूशन, आप सिर्फ बेंच रहने दें। तो जिस तरह एक बेंच इस मामले को रेफर कर सकता है थ्रू द चीफ जस्टिस और डायरेक्टली द कमेटी, यू नो बेटर एंड यू हैव द इनहेरेंट पावर। बट कॉन्स्टिट्यूशन मामला सर कोई इसमें कोई मुश्किल नहीं है। जहाँ 186 और 191 का आपने पढ़ा है, वो इसलिए जो आपसे क्वेश्चन है, कहीं पर ये नहीं है कि द चीफ जस्टिस कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इफ अपॉइंटेड बाय द कमीशन। सर बात तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की रहेगी नहीं, हम तो बात सुप्रीम कोर्ट की कर रहे हैं। ये बात है ना, और सुप्रीम कोर्ट की जब बात होगी तो आप साहिबान भी उसका हिस्सा होंगे, उस टाइम पे ये रेलिवेंट नहीं इस होगा। वक्त आप ये कह रहे हैं कि हम जुरिस्डिक्शन कन्फर करें अपॉन द जजेस हु हैव नो जुरिस्डिक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। सर आपकी जुरिस्डिक्शन है इसलिए हमारी होती रहे कि आप हम जुरिस्डिक्शन उन जजेस पे कन्फर कर सकते हैं जिनके पास अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन नो जुरिस्डिक्शन। क्योंकि अंडर द लॉ जुडिशियल कमीशन नॉमिनेट करता है। इफ यू आर आस्किंग अस टू नॉमिनेट, if we will constitute the 24 judges full court, then we have to nominate the judges because they are not the part of the constitutional bench. This is the jurisdiction of Judicial Commission of Pakistan for nominating. The word nominate has been used सर under the constitution. आप ये इसमें ये इसलिए कह रहे हैं कि आप आर्टिकल 191 से नहीं निकल रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि उसको निकलने का तरीका बताइए ना। तरीका ये है 191 से निकलने का तरीका में बताइए। खुद कहा हुआ है कि आप सुप्रीम कोर्ट का बेंच हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, आप सुप्रीम कोर्ट का बेंच हैं। लाइक एनी अदर बेंच यू कैन रेफर दिस मैटर टू बी हर्ड बाय द फुल सुप्रीम कोर्ट। इसको रेफर करें। ये आप मेरे से बेहतर नहीं, आप तो आप आर्ग्यूमेंट कर रही हो, आप सीनियर काउंसिल चीफ जस्टिस आप बताएं जिस ना तरह आपने अभी कहा what is कि your प्रेसिडेंट, opinion? अभी मैं आपको जवाब देता हूँ जी, सर। फरमाइए। आपने अभी फरमाया कि 186 के तहत प्रेसिडेंट
अगर सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजेगा तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस बेंच को भेज देगा। Yes. तो इसी तरह It is quite practical. ये काम जो मैं कह रहा हूँ वो भी तो चीफ जस्टिस के थ्रू हो सकता है। नहीं, ये सिर्फ प्रेसिडेंट जो कहे वही तो नहीं हो सकता। अगर हम चीफ जस्टिस इसी वजह से मैं कह चले रहा हूँ सर, अभी आप let's assume we send this matter to the chief justice of Pakistan, जी। who is not the part of the constitutional bench, nor he is in committee of the constitutional bench constituted Sir, under he section is Chief 2A. Justice of the Supreme Court to which you are part. So what he will do? He is one of the members of the Judicial Commission of Pakistan. Can he nominate persons? He is one of the members of the Judicial Commission where the decisions are taken by voting. सर फिर आप बताइए ना, उसका हल बताइए ना। हल मैं आपको बता रहा हूँ। आप जुडिशियल कमीशन से या 191 से निकल के अपने आप को बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट समझें, सुप्रीम कोर्ट समझें। जब आप सुप्रीम कोर्ट समझेंगे तो ये मसला हल हो सकता है। जैसे मैंने कहा अभी आपने फरमाया कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अगर भेजे 186 के तहत रेफरेंस तो किसको भेजेगा? शरीयत ये इस बेंच को तो नहीं भेज सकता। आपने फरमाया चीफ जस्टिस को भेजेगा और चीफ जस्टिस हमें भेज देगा। कोई चीफ को भेजता है रेफरेंस कहाँ फाइल होता है? अटॉर्नी जनरल साहब चीफ को जाके फिर नंबर पड़ता होगा ना उस पे, और चीफ ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यही काम जो आप भी कर सकते हैं, जो प्रेसिडेंट कर फिर सकते हैं। अल्टीमेट जो आपकी आर्गुमेंट है, आपकी भी पॉइंट 1 पे हम आ गए कि इग्नोर 26th अमेंडमेंट देन प्रोसीड विद द मैटर। मैं इस पॉइंट को बाद में डील करूंगा। मैं सर इस पे 186 का जो पॉइंट है उस पे जरा मेरी बात सुन लीजिएगा। फिर 0 पे ही आ गए। शबर साहब आप ये पेज क्यों- आप ये क्यों 941 नहीं कहते हैं शबर साहब कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में 2 अथॉरिटीज के पास पावर है। 184 में सुप्रीम कोर्ट के पास है, एक एडिशनल पावर दी गई 191 में बेंचेस को। तो सर मैं अभी अर्ज करूंगा आगे जाके। जमील साहब की पिटीशन में ऑलरेडी वो कहते हैं जी कमेटी फैसला कर चुकी है कि फुल कोर्ट सुने। जी, मैं कहता हूँ फुल कोर्ट सुनेगी। मैं भी यही कहता हूँ कि फुल कोर्ट सुनेगी। अब सर मैं आगे जाके और केस पेश करूँगा कि अगर मैं पहले ये पढ़ लूँ सर, वरना फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगी। ये पेज है सर 941, क्योंकि अभी हम रेफरेंस की बात कर रहे थे इसलिए मैं भूल ना जाऊँ। 941 सर जी कौन सा पैरा 75? ये सर PLD 2005 सुप्रीम कोर्ट 873 at 941 para 75 sir, 75 and 76. It is true that opinion by the court on the reference by the president is not a decision between the parties, but the court undertakes an extensive judicial exercise during which the arguments advanced by the advocates appearing on behalf of the parties summoned by the court are evaluated and appreciated, and then an opinion is found. Therefore, it has a binding effect as held in above quoted judgments as well as by the eminent jurists on the Constitution. From the language of Article 189 and 190 of the Constitution, it is concluded that opinion expressed by the Supreme Court in a reference under Article 186 is required to be esteemed utmost by all the organs of the state. Therefore, it would not be fair to say that the opinion expressed by the Supreme Court on presidential reference under Article 186 of the Constitution has no binding effect. No, sir, this binding effect is of this honorable court. So, sir, इसीलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि सर सुप्रीम कोर्ट है, you are a part of the Supreme Court. But there is no express language in this presidential reference to say that it has binding effect come what may.
ये और ओपिनियन ये इंडियन जो रेफरेंसेस हैं उनमें ये बात जरूर, उनमें भी ये बात लिखी हुई है कि उसको वो कहते हैं कि इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन सम एस्टीम कि सुप्रीम कोर्ट एक ओपिनियन दे रहा है तो आप उसको कुछ जो है उसकी और वैल्यू है अपनी जगह। ये और वो ओपिनियन कहते हैं इट इज नॉट फेयर टू कंक्लूड, ये है कि ये बात मुनासिब नहीं है कि इसको आप कहें कि भाई ये बाइंडिंग नहीं है, बट ये वरना वो लिखते कि 189 में बाइंडिंग है, वो 189 का लफ्ज़ नहीं है बहरहाल उसके अंदर। बहुत उन्होंने इस पे जो वेट दिया है और ये व्यू चेंज नहीं हुआ आपकी कोर्ट का बाद की किसी और ठीक judgment। है, अब ये इस रेफरेंस में भी इसका डिस्कशन है, ये अभी जो लेट जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस था उसके अंदर भी इसका रेफरेंस का भी जिक्र है, मेरे अपने नोट में भी है, औरों के भी नोट में भी है। जी जी ठीक फरमा रहे हैं। अब मैं सर रेफर करूंगा सर PLD 1963 Supreme Court 486 relevant page 511 and 512 My lords, in this judgment ये उठा लो दोनों किताबें, यहाँ से उठा लीजिए। Sir, when late President Ayub Khan promulgated and gave our Constitution of 1962, so it was a presidential system. President was exercising several legislative powers, which he was conferred under then Article 24 of 1962 Constitution. Now, sir, by using those powers, the President made amendment in several articles of 1962 Constitution. And one which became more controversial was that under the presidential system, sir, a member of the National Assembly cannot be a minister of President's cabinet. And if such member becomes, so he loses his seat in the National Assembly. But one of the amendments which created more hue and cry was that amendment was made whereby minister could keep their seat in the National Assembly as well as their seat in the cabinet. So sir, मैं थोड़ा सा मुख्तसर सा पढ़ूंगा, तो ख़ास तौर पर जैसे यहाँ बात हुई थी कि जब अमेंडमेंट हो जाती है तो it becomes part of the constitution, no doubt. But sir, when it is a challenge, when cognizance is taken by the Supreme Court, then when it cognizance is taken, then sir, those impugned amendments or their validity becomes subject to the outcome of the decision of this honorable court. And that is what happened here. I would read, sir, the last para from the page 511. If the conclusion be that the adaptation made were not within the power, since their effect and purpose was to alter the very nature of the Constitution, the reason given for the change would seem to lose importance. The expression necessary and expedient appears in the preamble as it does in clause 3 of Article 224, but in the later clause, the necessity and expediency must be for the purpose of removing a difficulty, one of the expressed kinds. Here the expediency and necessity were for producing an effect contrary to that clearly stated in the Constitution, and not for the purpose of bringing the Constitution
as it was granted to the country into operation. The preamble states that the members of the assembly had expressed unwillingness to become ministers if they were to cease to be members. Presumably, as members, the gentlemen in question had taken oath to preserve, protect, and defend the Constitution, and their insistence that the Constitution should be altered before they became ministers would seem not to have taken sufficiently into account the solemnity of that oath. The impression is clear that and unavoidable that ground of expediency was based on a desire to accede to the wishes of certain persons, probably a fairly small number of persons, but the Constitution was not intended to be varied according to the wishes of any person or persons. Anything in the nature of the respecting of persons, unless provided by the Constitution itself, would be a violation of the Constitution. And if the Constitution were itself altered for some such reason, and that in substantial and not merely a machinery aspect, there would clearly be the duty of the superior courts to resist in defense of the Constitution. The aspect of the franchise and of the form of the government are fundamental features of a Constitution, and to alter them in limine in order to placate or secure the support of few persons would appear to be equivalent not to bringing the given Constitution into force, but to bringing into effect and altered or a different Constitution. So, sir, in this case, in that case, it was violation, it was production of certain ministers. My lord, no What issue. was the effect? No Order issue of the before. court क्या था वो तो petition तो dismiss की उन्होंने whether they saved the amendment under Article 224. नहीं पहले ढाका ने खत्म की ढाका और वो ढाका का फैसला आप हो गया यहाँ तो यहाँ पे सर हम तो देख हमारे सामने अभी तो हेयरिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर पहुंचे ही नहीं है हम ये 191 बेंच पे 191 ए जो है ये अमेंडमेंट ही तो है और मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे सामने वी हैव द बिगर क्वेश्चन बिफोर अस इट इज अ सर्वाइवल ऑफ Hey, I think what senior member wants to communicate you that when the time will come when you will start your argument on varies of the constitutional amendment. Obviously, this court will hear. We are not saying that we are bound that since we have been constituted under Article 191 as a constitutional bench, we cannot hear the case of varies. We can, but provided you start your argument, when you will start your argument on 26th Amendment, we will wholeheartedly hear you, your case. मैंने सर ये इसलिए यहाँ पढ़ा है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन हुआ था किसी मेरे दोस्त के ऊपर कि whether we like it not 26th amendment has been passed now it is a part of the constitution we cannot do anything so मैं ये अर्ज कर रहा ये तो किसी ने नहीं कहा यहाँ We पे cannot do anything नहीं कहा हमने कहा whether right or wrong it has become I part of the stand corrected constitution मेरा ख्याल था कि शायद I stand corrected शायद थोड़ी declared otherwise I stand there was corrected some misunderstanding maybe, Maybe. but there is nothing like that because we in a very initial day we asked all the learned counsel they start your arguments on the amendment but they say that there are certain applications for constituting the full court and the live stream that is why the matter is being heard. I stand corrected sir Sir, one point was raised by your Lordship, Justice Mazhar. It was with reference to Article 5 of the Constitution. Yes. Let's read Article
5 of the Constitution. I read, with your permission, Article 5, loyalty to state and obedience to Constitution and law. Loyalty to the state is the basic duty of every citizen. Clause 2, obedience to the Constitution and law is the inviolable obligation of every citizen. No, sir, it is not by coincidence. It was designed, Article 5 designed by like that a loyalty to the state comes first as a duty, basic duty. Then comes obedience to the Constitution and law. Sir, there can be a situation where can be a conflict between the loyalty to the state and obedience to the Constitution or law. Now, this point was dealt by this court, full bench of this court in Sindh High Court versus Federation of Pakistan. PLD 2009, Supreme Court 879. First, I refer to page कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच पे बात हो रही है। अब असल बात तो ये नहीं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच पे बेंच सुने, फुल कोर्ट सुने, अब ये पता नहीं। बस सर ये मेरा आखिरी, जस्ट गिव मी 2 मिनट, थोड़ा कोशिश करें, कंक्लूड करें। बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ आखिरी, जो मैं ये बाकी मैं नहीं छेड़ा। पेज कौन सा? सर पेज 1067। ऊपर से सर 17 लाइन पे अगर आ जाए, where it starts, we would not like to go into the circumstances in which those amendments were passed, but we would certainly observe that the amendments made by an authority not mentioned in the Constitution and otherwise, then in accordance with the procedure prescribed in the Constitution, could hardly be given any sanctity vis-a-vis the amendments made by the Parliament in accordance with the procedure laid down in Article 230 and 239. My Lords, this amendment was enacted on 21st October 2004. At that time, Senate was not complete. Senate was completed on 10th July. ये आपके बड़े अच्छे आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, आपके बड़े अच्छे आर्गुमेंट ये हो सकते हैं जब हम मेन केस सुनेंगे। आप प्लीज उस तरफ ना जाए ना, आप वो बाद में आपको मौका मिलेगा। मैं सिर्फ सर ये कह रहा हूँ कि ये अमेंडमेंट या इस अमेंडमेंट के जरिए जो इस वक्त लॉ आपके सामने है, इस वक्त अमेंडमेंट मौजूद, आपने खुद कहा कि इसको वो सैंक्टिटी, एक मिनट करें, आपने ये तस्लीम किया कि अमेंडमेंट नाउ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर रहते हुए आपका मेन जो आपने शुरू किया, स्टार्ट लिया, आप ये कहते हैं कि बेंच और कोर्ट अलग है, तो अब आप इस पर फोकस करें कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस बेंच के बजाय फुल कोर्ट सुने। दैट्स ऑल, ये आपके आर्गुमेंट है। जी मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ सर। थैंक यू वेरी मच फॉर द पेशेंट हियरिंग। थैंक यू।
शायद आप आखिर में नहीं, नेक्स्ट वीक वैसे ही शायद। हाँ ये देख ले अभी आप आपस में तय करें। क्या वो उन्होंने खान साहब वो आपके साथी उन्होंने कहा था 15 मिनट में। उनका मेरा जो CMA है वो सबसे पहले है मालूम। अब वो कुछ एक्सीजेंसी में कहते हैं कि मुझे थोड़ा पहले करना, डॉक्टर के जाना है, उनको डॉक्टर के पास जाना है। Not more than 15 minutes. चलें, वो रिजवी साहब ने भी कहा था 15 मिनट। 12 चले आप कल कर लीजिएगा ना, I'm grateful, my lords. आप 10-15 मिनट इनको दे दें, कल आप कर लीजिएगा सुबह मॉर्निंग में, और सॉरी आफ्टरनून में। This is CB number 45 and देखते हैं ये कंप्लीट करके ना फिर शायद साहब का और आपका वो जी CP नंबर 45 and CMA number 10378. पूरा इसमें ग्रामी बताइए। Muhammad Anas versus Federation. नहीं आपका अपना नाम। Barrister Dr. Adnan Khan. CMA का क्या नंबर है? 10378 of 2025. 2025 CP 45 में पता नहीं जो डॉक्टर जज भी रह चुके हैं, रिजाइन किया। जज से रिजाइन किया। CP तो ये है लेकिन CMA नहीं। CP आप क्या सब कुछ I have generic repeat submission. करेंगे जो No, not at the cost of repetition at all. I have generic submissions, so. अब शुरू तो करना बताइए। Yes, my lord, I'm grateful. Lordships, at the very outset, when we raise objections to the hearing of these petitions by this honorable bench, the objections are not directed to any of the respectable members, and I concede that there are no apparent benefit, rather a dual function is being performed by the honorable members with the same emoluments and with the same privileges. Thank you very much. But, I'm grateful, sir. But the objection is directed against a constitutional forum, a constituent body, a distinct legal entity, a juristic person, which has been established by virtue of Chair the क्या है जी? अपनी बताएं what for reference of the matter to the full court. is the full court for you? No. Now, it has been submitted time and again that a full court differs from the term bench. And in this respect, Article 203F3 was referred to. पहले ये बता दें फुल कोर्ट से आपका क्या मुराद है? Full court, all the judges, headed by the Honorable Chief और Justice. एक और चीज भी बता दीजिएगा इसी सवाल में कि वो आपने अपनी प्रेयर क्लॉज में लिखा है रेफर टू द फुल कोर्ट। Yes, व्हाट my- डू यू मीन बाय रेफरेंस? Yes, my lord, this is relevant because a bench is constituted while the full court is convened. Bench constitute means, while taking the dictionary meaning of the term constitute, it means to be part of a whole, to form, to appoint, to make up, to compose, in which there is the element of discretion, in which there is the element of pick and choose. While the full court is never constituted, it exists by virtue of Article 176 of the Constitution and by the judicial conventions, the principle of collective wisdom. So, the bench is the part of the whole. It is the subset of the whole.
and Article 203F3 clarifies it. Lordships, it is further clarified You by have not answered the question. Sir, Where it is to be referred when you have substantially that is the procedure. mentioned something in your prayer, That then you is- should say where it is to be referred. That is the procedural aspect, my lord, and I'll come to that. I'll come to You that. should come first on this because but आपकी prayer आपसे पढ़वाइए ना, but आप refer किधर कर रहे हैं ये तो बता दें पहले. Sir, but substantially or substantively, the code differs from the term bench. Now, I'm with my lords that Article 184 is general and Article 191A is specific. But Article 191A bars hearing of such like cases by another bench, not by the court, not by the full court. ये आप ये कहना चाहते हैं कि there is no bar upon the full court. There is no bar upon. There is bar upon another bench. There is bar upon the other bench. Yes. नहीं बैरिस्टर साहब, लेकिन आपका जो आप बोलते हैं कि रेफर टू फुल कोर्ट, Yes, ma'am. तो इसका मतलब है वी हैव द पावर टू constitute full court and refer the matter to that by passing the honorable chief justice. Your Honor, as I submitted, a full court is not to be constituted. इसका It मतलब exists ऐसे as a हुआ- permanent body. It is to be convened. नहीं, इसका मतलब ऐसे हुआ, यहाँ से ऐसे प्रिज्यूम किया जा सकता है कि हम ही कॉन्स्टिट्यूट फिर करेंगे और हम भेजेंगे इस मैटर को बाय पासिंग द ऑनरेबल चीफ जस्टिस, कि आप हमें कहते हैं कि आप उधर रेफर कर दो. There is to be a judicial order for referring these matters. ये आपसे पूछ रहे हैं ना कि what is the procedural, आपका argument क्या है कि by means of reference you mean to say that some order should be passed by us or we can simply refer this matter to some authority. तो reference Yes, आपने yes, my लिखा lord. है ना, तो reference को We बता have- तो दे where is we it have to be see. referred We and have- how it is to be referred. Yes, my lord. We have to see that दो changes आए हैं. One is the Practice and Procedure Act, and one is this impugned constitutional amendment. Prior to that, the Chief Justice could constitute benches, not the full court, my lord. And I'll refer to chapter नहीं, आपने Chapter क्या बात की 11 कि of पहले the- चीफ जस्टिस फुल कोर्ट नहीं बना सकता No. There was no specific provision. I'll refer to that. Provision नहीं है. There when he was a master of roster he used to constitute so many full courts बने क्या practice and That is procedure भी full convention. court ही था. आपने तो वो पहले वाले भी पावर खत्म कर दिए चीफ. That was, my lord, a convention. Let me read Order 11 of the Supreme Court Rules 1980. नहीं, so आप कह रहे हैं कन्वेंशन खत्म हो गया. नहीं, मेरी submission यही है that the convention exists. The convention can be undone only by the full court. Let me read, my lord, chapter 11 of the Supreme Court Rules 1980. It states, save as otherwise provided by law or by the rules, every cause, appeal, or matter shall be heard and disposed of by a bench consisting of not less than 3 judges to be nominated by the Chief Justice. So under the previous dispensation, the Chief Justice could constitute a bench, which is a part of the court. कौन सा previous convention था ये? Previous conventions as It was not a convention, it was as per rule of the Supreme Court as a force of law. my lord, my रूल submission. में तो फुल कोर्ट नहीं है, वो ठीक कहते हैं. रूल में तो My lord, rule में पहले भी full रूल में नहीं होता, but since he is the head of the institution, he was a master of roster. वो फुल कोर्ट बनते रहे हैं माजी में, इस पे तो कोई दूसरी राय नहीं है ना. फुल कोर्ट lord, बनाने के लिए चीफ जस्टिस को आप कह रहे हैं कि नहीं उसके पास पावर नहीं था, मेरी तो किसके submission- पास पावर था फिर? हाँ, मेरी सबमिशन ये है कि इस डिस्पेंसेशन में कोई चेंज नहीं आया. फुल कोर्ट के हवाले से कोई चेंज नहीं आया. क्रोनोलॉजिकली आई एम गोइंग, माय लॉर्ड. सो अंडर आप ये कहना चाह रहे हैं कि फुल कोर्ट के मामले में फुल कोर्ट का वजूद ऑलरेडी है, Already सिर्फ है. वहाँ पे मैटर रेफर किया जाता है, जबकि बेंचेस के मामले में पहले बेंच बनाया जाता है, बाद में केस रेफर किया जाता yes, my lord. है. ये आप कहना चाह रहे हैं. Yes, my lord. Initially, the honorable chief justice used to constitute benches. फुल कोर्ट की डॉक्टर साहब स्ट्रेंथ क्या होती है, कितने जजेस होते हैं उसमें? All the judges. All the judges, including those
जो बाद में आए. That objection we can raise at the relevant time. It is premature as of now. It is speculative. तो अभी ये वाला रास्ता भी इतना कम नहीं है कि एक दफा कोई डिसीजन हो जाए तो फिर उसकी ऑब्जेक्शन फिर शुरू But some of the honorable members may recuse. चलें इसे कट शॉर्ट करते हैं. Then why don't you apply to the Honorable Chief Justice for convening a full court? My lord, as the judicial notice of these petitions have been taken, so it is for the judicial order. Administrative order will not be. So now coming to the Practice and Procedure Act, my lord. Again, it states that every section 2(1), every cause, appeal or matter before the Supreme Court shall be heard and disposed of by a bench constituted by the committee. So initially, डॉक्टर साहब सॉरी, अगर हम इस बेंच में किसी भी अपने दूसरे साथी को लाकर अभी बिठा दें एंड हम उनको बोले आप हमारे साथ बैठे, आप उस पर ऑब्जेक्शन नहीं करोगे कि ये इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच? Your Honor, डू वी हैव द पावर टू मेक हिम सिट इन द बेंच? my submission is that as of now, two forums can hear the petitions of the kind: a constitution bench and a full court. हम सुप्रीम कोर्ट हैं, हम दोनों बेंच में भी काम करते हैं और हम दूसरे केसेस भी करते हैं. Yes. जबकि हमारे और दोस्त जो हैं वो सिर्फ दूसरे केसेस करते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जब आते हैं वो खुद इनकार कर देते हैं और केस बेंच को भेज देते हैं. तो हम किस तरह 191 को बाईपास करते हुए उनको सबको मिलाकर, जब तक वो एग्जिस्ट करता है, डू वी हैव द पावर टू ब्रेक दैट हर्डल? Your Honor, 191 does not bar hearing of these cases by the full court. It only bars other benches. It only bars bench A, bench B, bench C. It डॉक्टर does. साहब अब आपकी यहाँ तक तो होगी, आप कहते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कैन हियर पिटीशन, और दूसरी आपकी है कि Full court can also hear. But the second submission would be one can argue that there is a concurrent jurisdiction with the constitutional bench and with the full court. Now the second submission would be concurrent jurisdiction कहाँ से ले आए? concurrent means that petitions of these taking the literal meaning of 191A. It states that no bench other than the constitution bench shall hear these petitions. Despite Article 191A, you persist that this is a concurrent jurisdiction. Full court has not been ousted. Full court has not been ousted, my lord. So a full court and a constitution bench both can hear. Now the second submission would be that why the full court and why not the constitution bench should hear these cases. This is my बात ये है कि ये आप तो दोनों फिर कंपैरिजन में उसमें कह रहे हैं. We have absolutely no objection or no reservation if the full court has jurisdiction. वो बताइए. हमारी अब चलें, बाकी आपके सारे साथियों से आपने हट के एक नई बात की कि this bench has the jurisdiction to hear these petitions. अब आप कहते हैं concurrent. वही सिर्फ रास्ता पूछने के लिए पिछले Yes, my lord. Yes, I'm coming to that. अभी आज का टाइम कंप्लीट है, कितना टाइम और लेंगे? हो गया. आज कंक्लूड कर दो आप. Now, आपने 15 मिनट लेने थे, 20 दे दी. स्टिल two 5 questions में गुजरे, my lord. आपको ज़हन में रखना चाहिए, क्वेश्चन आएंगे. आपने 15 मिनट्स मांगे थे डॉक्टर साहब. My lord, I haven't concluded. जो concluding था वो तो ठीक है. अब कितना टाइम मजीद का? 10 minutes at the most. 5 अगर करें तो फिर बात बनती है. कल ले लें. चलें जी, कंप्लीट कर लें सारे. कंप्लीट करो. Yes, I'm grateful, my lord. ये कर लें, फिर उसके बाद कल का तय करते हैं कि किस. Yeah, I'm grateful, my lord. Now, बैठिए, इनका कंप्लीट कर लें फिर. now, why I am frankly submitted that this honorable bench can hear these cases, and the full court can also hear. Now, why the full court and not the constitutional bench? First of all, the fact that there is a precedent that will lean in the favor of the full court. There is a continuous precedent. There is a continuous convention, the principle of collective wisdom. क्या डॉक्टर साहब कन्वेंशंस का रास्ता इस अमेंडमेंट ने रोका नहीं है? No. आप हमें कोई सेफ रास्ता बता सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को बाईपास कर भी ले और इलीगल भी ना हो? This 191A is a barring clause. This is a barring clause.
There is another barring clause far stronger than this one. That is 239(5). तो पूछ रही मैडम आपसे बारिंग क्लॉज से कैसे निकले हो बताइए. This barring clause does not bar the jurisdiction of a full court. This is clear as it is. Now the second submission, my lord, as I submitted that when we object to the hearing of these cases by the honorable bench, we refer to a juristic person as a legal entity. Now, this honorable bench will be determining the validity of the law under which it has been established. Now, the conflict of interest would come into play. Because, my तो आप कह रहे थे कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है. there is no conflict of interest of any. एक आर्गुमेंट तो कीजिए. There is no conflict of interest of any member, my lord. कोई इतराज नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट Of any personal member. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया. Of any member, not as a constituent body. मैं constituent body की बात करता हूँ, incumbents की बात नहीं कर. कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट आप ये कहें कि चूंकि ये बॉडी क्रिएशन ऑफ दैट, देयरफॉर it is not appropriate. Yes, my lord. इस तरह बात करें. Yes, my lord. Yes, this is my. इंटरेस्ट में क्या आ गया? बार-बार बात की जाती है. क्या कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट क्या है इसमें? Not the interest of this honorable of members. Apologies if I couldn't communicate it properly. Now, secondly, when speaking of the administration of justice, we have a principle called the equality of arms. That both the parties are treated equally. Now we trust your lordships that we will be treated equally. But when it comes to the constitution of the bench, my opponent has a predominant role in the constitution of the benches, while I do not have any role. Oh, it is. चले आज इस पर भी अब बात कर रहे थे, ये बार-बार शायद. प्रीडोमिनेंट रोल किसका है? जरा बताइए नंबर्स कितने हैं? Yes, my lord. But it may not be a predominant one, but they have a role. I have no role. फिर अगली सांस में आप withdraw कर रहे हैं अपनी बात. But I have no role, my lord. ये बदयांती है. Now I will say clearly before the nation. हर बंदा आके कह रहा है, जरा बताइए अब कितने हैं members और कौन-कौन members हैं जुडिशियल कमीशन के. That will be for the merits of the case, my lord. Why you start your argument on this point when it has no relevancy to the interlocutory stage? And I was expecting that they will call for a full court because it is their case that the parliament has shown collective wisdom. Members कितने हैं? कौन-कौन है? Members बताइए सर. Too many, my lord. Too many. The law minister, the attorney. 13 है. पहले आप start कीजिए. Who heads the judicial commission? Lordship. 175 में पढ़ लें. शुरू कर दें आप. एक मेरी सबमिशन है कि हम फुल कोर्ट के सामने क्यों जा रहे हैं, because the substantial arguments will be difficult for us. It will be very difficult for us. Confine रहा करें ना. आप फिर जब दूसरी तरफ जाएंगे तो bench will ask question. I made it why you are abundantly traveling clear. Some other way. I made it abundantly clear that we have no objection to any of the honorable members. हमारा तहम्मुल देखिए, आपने हम बोला थोड़ी देर सब बैठे यहाँ झूठ सुन रहे हैं. कहा जी के डोमिनेंस है, नंबर कहा है आपको काउंट कीजिए, वो आप तैयार नहीं है. इस तरह ना कीजिए. But जितनी ओपन माइंड के साथ और जितनी तहम्मुल के साथ बैठे सुन रहे हैं कि हर बंदा अपना माफी ज़मीर, लेकिन अगर आके जो पॉइंट फिर होता है उसे फिर स्किप कर जाते हैं. My lord, in constitution of the benches we have no role. पर आपके बात हम समझ गए. आप ये कहना चाहते हैं कि दोनों के पास कंकरेंट जुरिसडिक्शन है. दोनों के पास क्योंकि आप बेहतर ये है कि इतनी बड़ी अमेंडमेंट है पार्लियामेंट की, तो उसको बेहतर आप ये समझते हैं कि प्रायोरिटी डिमांड करती है कि उसको. Yes, and we will be requesting that all of you sit there. Thank you very much. Yes, sir. And finally, my lord, finally, it is their case that this amendment is the collective wisdom of the parliament. उन्होंने तभी तक कोई बात ही नहीं की. So let the collective wisdom again and again, और वो बेचारे कुछ या कहेंगे या नहीं कहेंगे. But let the collective wisdom of this honorable court judicially review the collective wisdom, the so-called collective wisdom of the parliament. चलें ठीक है. खाजा साहब और शायद जमील. आप लोग तय करें. CP 47 है, which is I think coming close by. I will take about 1 hour. I anticipate. वो फिर शायद आप
मुझे तो परसों आप आ जाए। नेक्स्ट वीक में मैं ट्रैवल करना चाहता नहीं, हूँ। नेक्स्ट वीक पर शायद हमारे मेंबर तो आप परसों आ जाइए ना, डे आफ्टर टुमारो आ जाइए शायद साहब। मेरी दरख्वास्त मेरे छोटे भाई से भी ये यही है उधर कि बैठ के शायद करें। मेरे आप आपस में तय कर लें। बाद कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएं, जो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और मेरा ये भी रिक्वेस्ट होगी कि इसको जितनी जल्दी एक्सपेडाइट करें, क्योंकि बाहर आप- जो बाज गश्त आ रही है अब वो ये कुछ तो और ना भी आ रही है। शायद ये बात ना की। आप व्यवस्था है शजर से उम्मीदें बाहर रख। हम तो किसी ने लॉयर ने 10 मिनट में कंप्लीट करना है, जितना कंपोजिट होके वी विल अप्रिशिएट दैट। लेकिन हमें अगर 3 दिन वो कोई करते चार, आपने खुद देखा है, वी आर ओपन टू हियर। मेरा ख्याल है टाइम अगर क्वेश्चंस पे कुछ लगेगा, अदरवाइज मैं भी 1 घंटे में कंप्लीट क्वेश्चन तो जरूरी है। देखिए, जो आप जिस लाइन पे जाएंगे जब तक हम समझेंगे नहीं। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट मेरी ये है कि अगर अभी आप आपस में तय कर लें, कल और परसों के 2 वर्किंग डेज हमारे पास हैं। Two days. Serial number, my lord, I am 47, which means that I'm next. And I'd request that I'm heard next. ठीक है, तो चले शायद परसों आप आ जाइए। जस्टिस मदर ने ऑब्जर्व किया था कि सुप्रीम कोर्ट रूल में लिखा है कि राइट ऑफ ऑडियंस इज अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी। this is not Supreme Court rule, this is the Legal वो इस Practitioner पे- Bar Council Act, right of audience should be given to the senior. इस This पे is तो the डे Legal फर्स्ट पे Practitioner हमने Bar हामिद Council खान साहब से Act, कहा था कि 1973। इस चीज को आप खुद तय कर लीजिए। इसको अकरम शेख साहब हमेशा याद कराते हैं, मगर वो होता नहीं है। सीनियरिटी एज एनरोलमेंट के लिहाज से वो चले। आई थिंक उस हिसाब से चले, उनकी बारी चले। कराची में भी बहुत सारे दोस्त हैं, तो वो फिर इजी हो जाएगा, हर किसी को पता है कि क्या एनरोलमेंट नंबर है और किसने करना है। Well, you have my request. I hope to finish tomorrow. देखिए, It's हमें कोई इशू नहीं है सीनियरिटी पे जाने के लिए, लेकिन आप आपस की अगर एक दूसरे को देखिए आपस में कोई है तो आप मौका दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने तो सबको सुनना है। ख्वाजा साहब को सुबह तो ख्वाजा साहब